Hello everyone. So let's start with the chapter number 2 of class 12 computer science, that is Python revision tool part 2. Right? तो हम फर्स्ट पार्ट में Python revision tool 1 यानी क्लास 11 को लगभग हाफ रिवाइज कर चुके हैं और बाकी का पार्ट हम इसमें रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें. आज हम स्ट्रिंग के फंक्शंस, स्ट्रिंग होती क्या है, फिर लिस्ट, फिर ट्यूपल, डिक्शनरी, इनके फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं. अब इससे बहुत अच्छे लेवल के सवाल आपको दिखते हैं पेपर में. हम एंड में चैप्टर के ये देखने वाले हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है इसमें से बनते हैं. बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके फंक्शंस पर आते हैं, है ना. ये क्या क्या काम कर सकते हैं, जैसे ट्यूपल है उसके अंदर क्या क्या आप कर सकते हो, है ना. आप उसमें सॉर्टिंग कर सकते हो या नहीं, लिस्ट में सॉर्टिंग कर सकते हो या नहीं. तो अपेंड, एक्सटेंड, ये सब चीज़ें जो हैं आप उसमें देखते हो. राइट. सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला डेटा टाइप जो हमें पढ़ना है दैट इज स्ट्रिंग. देखिए, स्ट्रिंग के बारे में हम बहुत कुछ चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं. अब हम इसके डायरेक्ट ऑपरेटर्स पर आएंगे. सबसे पहला ऑपरेटर होता है इसके पास कॉन्कैटिनेशन का. ठीक है, कॉन्कैटिनेशन बोले तो प्लस करना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग द स्ट्रिंग पावर and I am concatenating it with the full. I will get powerful. This would be the resultant string. Right? Next हमारे पास ऑपरेटर होता है रेप्लिकेशन का. रेप्लिकेशन बोले तो मल्टीप्लाई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग 3 हेलो. तो ये हेलो जो है 3 बार लिखा हुआ आएगा. हेलो 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 बिना किसी स्पेस के. तो 3 बार मल्टीप्लाई हो गया. राइट. तीसरा ऑपरेटर होता है मेंबरशिप ऑपरेटर. ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी जो है बताया था कि इसमें इन और नॉट इन की बातें होती है. एग्जाम्पल भी देख लीजिए. मान लीजिए इन्होंने लिखा है ए इन हेया. तो क्या ए लेटर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है. तो इसका आंसर जो है आपको ट्रू देखने को मिलेगा. इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो फॉल्स आ जाएगा, सिंपल. इसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको लिखा है ए इक्वल टू ए, तो इसका आंसर आता है ट्रू. ठीक है, यहाँ लिखा है बी नॉट इक्वल टू ए, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? ट्रू. बी इक्वल टू सी, इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स. अब आपके पास इससे अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज स्लाइसिंग. स्लाइसिंग से क्वेश्चन आना कंफर्म ही है, ऑलमोस्ट 100%. राइट. अब स्लाइसिंग आप करते हो, स्ट्रिंग में भी करते हो, ट्यूपल में भी करते हो, और हम बोलते हैं कि लिस्ट में भी करते हो. लेकिन स्ट्रिंग की सीख लो तो सब में एक ही है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं आता स्लाइसिंग के लिए, अलग अलग डेटा टाइप के लिए. आप स्ट्रिंग का सीखो तो आप उसको वहीं एप्लीकेबल कर सकते हो इन द ट्यूपल और लिस्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक रैंडम स्ट्रिंग जो है ले लीजिए. मैंने ले ली पाइथन, चलो डैश भी ले लो बीच में, गैप ले लिया मैंने, इज फन. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी स्लाइसिंग का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे ना इंडेक्सिंग दी जाएगी. मान लीजिए इसने कह दिया 0 से लेके आप 2 तक है जो जाओ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी. 0 1 2. ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो 0 से 1 का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको एक कम तक जाना होता है, यानी कि 0 और 1 तक ही है जो आपको जाना है, यानी कि इसका आंसर सिर्फ पी वाई आएगा. तो स्लाइसिंग कुछ नहीं, आपको अगर रेंज है जो आती है तो आप यहाँ से लिख सकते हो स्लाइसिंग करके. आपको वो छोटा सा पार्ट जो है लिखना पड़ता है. ठीक है, बाकी स्लाइसिंग के जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं वो हम एंड में देखेंगे चैप्टर के. अच्छा, अगर मुझे ये पता करना है कि इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है तो आप कैसे पता करोगे? तो आपके पास एक मेथड होता है एस डॉट लेंथ. ये एस मतलब जो भी स्ट्रिंग है, मान लीजिए स्ट्रिंग का नाम ऐसा है तो मैंने एस लिख दिया, एस टी आर कुछ भी लिख सकते हो. तो एस डॉट लेंथ, और यहाँ पर आपके पास जो है इसकी लेंथ मिल जाएगी. ठीक है,
कमेंट करके बताओ इसकी लेंथ कितनी है। याद रहे आप इसको, गैप को भी मत भूलना, गैप भी आते हैं इसमें। इसके बाद फटाफट से हम कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं हमारे पाइथन के बिल्ट इन मेथड्स जो कि स्ट्रिंग पे एप्लीकेबल होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के जैसा एक और फंक्शन होता है जिसे हम टाइटल कहते हैं, और इन्हीं के जैसा एक और होता है कैप वर्ड्स। ठीक है, तो इन तीनों में बहुत डिफरेंस होता है कि मतलब बहुत कन्फ्यूजन होता है कि वो कैसे इनमें डिफरेंस करना है हमें। तो आपको अभी सब कुछ क्लियर होगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो है हम लेंगे, उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एस स्ट्रिंग ली, वही ले लीजिए पाइथन इज फन। चलिए अब इनका ना ये सभी आप स्मॉल में ही लिखिए, है ना। अब हम एक एक करके अप्लाई करेंगे इस कैपिटलाइज, टाइटल और कैप वर्ड्स। ठीक है, अब देखिए कैपिटलाइज का मतलब होता है पूरी स्ट्रिंग का जो सबसे शुरू का इंडेक्स पर जो लेटर है बस उसको कैपिटल करना। शुरू के पर यानी कि ये पी, यानी कि अगर आप इस पर एस पर कैपिटलाइज का फंक्शन लगाते हो तो आपको आंसर जो है कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और कुछ चेंज नहीं आया, बस शुरू का जो शब्द था, जो शुरू का लेटर है बस वो कैपिटल हो गया। तो कैपिटलाइज का तो ये काम होता है। अच्छा, टाइटल का क्या काम होता है? तो टाइटल का ये काम होता है कि स्ट्रिंग के हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना। मतलब पाइथन का पी जो है कैपिटल हो जाएगा, इस का आई है जो कैपिटल हो जाएगा, फन का एफ है जो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, कैप वर्ड्स का क्या काम होता है फिर? देखिए कैप वर्ड्स का काम कुछ सेम ही होता है टाइटल के जैसा, लेकिन इसके पास एक और एडवांटेज होती है। क्या एडवांटेज होती है? फॉर एग्जाम्पल हमने इसके आगे कुछ और लिखना है, जैसे पाइथन इज फन, कुछ भी मान लीजिए, आपने कहा फन वर्ल्ड। तो ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये इसका मतलब होता है कि ये वाला जो वर्ड है ये अगली लाइन में आना चाहिए था। ये होता है न्यू लाइन कैरेक्टर, ये होता है न्यू लाइन कैरेक्टर। ठीक है, मतलब न्यू लाइन कमांड होता है बेसिकली, न्यू लाइन के लिए ये यूज होता है। इसका मतलब होता है कि ये वाला जो वर्ड है ये अगली लाइन में आएगा। ठीक है, अच्छा, तो मेरे पास मान लीजिए ये स्ट्रिंग है। कैप वर्ड्स क्या करता है, ये स्मॉल है मान लीजिए, कैप वर्ड्स क्या करता है देखते जाओ ध्यान से। सारा टाइटल का काम करेगा, लेकिन जो अगली लाइन में आने वाला शब्द था उसको भी उसी लाइन में ले आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? पाइथन इज फन वर्ल्ड। सारे शब्दों का जो शुरू का वर्ड होगा वो कैपिटल हो जाएगा, और जो नई लाइन में आने वाला वर्ड था वो भी इसी लाइन में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है जो मेरा फेवरेट है, दैट इज ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन फंक्शन का काम क्या है देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे कहा इसने एस्ट्रिस डॉट ज्वाइन हेलो, इसका आउटपुट क्या आएगा? तो इसका आउटपुट आएगा एच एस्ट्रिस ई एस्ट्रिस एल एस्ट्रिस एल एस्ट्रिस ओ। यानी ज्वाइन का काम ये होता है कि हर एक के बीच में ये वाला कैरेक्टर जो है ये ऐड कर देगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि ये भी एक स्ट्रिंग होना चाहिए। तो मैंने इसलिए इसके बराबर में क्या लगा दिए? कोट्स लगा दिए। और यहां पर जो मौजूद है वो भी एक स्ट्रिंग होना चाहिए। लेकिन देखो एक एग्जांपल देखो, यहां पर ये मेरे पास लिखा है एप्पल बनाना। तो आप देखकर के बताइए ये कौन सा डेटा टाइप है? ये तो एक लिस्ट है, लेकिन इसके अंदर कौन से डेटा टाइप्स हैं? इसके अंदर तो स्ट्रिंग है। तो क्या इस पे ज्वाइन एप्लीकेबल होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि चाहे आपका ट्यूपल है, चाहे आपका लिस्ट है, चाहे स्ट्रिंग है, तीनों पे ज्वाइन एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि उनके अंदर जो एलिमेंट आपके आइटम्स जो अवेलेबल हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होने चाहिए।
भले ही ये लिस्ट थी लेकिन इसके अंदर ये तो स्ट्रिंग है ना, राइट। अच्छा, तो इसका काम क्या होता है ज्वाइन का, कि हर एक वर्ड के बीच में, हर एक एलिमेंट के बीच में एस्ट्रिस लगाना। जैसे यहाँ पे पूरा एक था तो उसने हर एक के बीच में लगाया, लेकिन ये दो अलग सेपरेट वर्ड है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एप्पल एस्ट्रिस बनाना, ना कि हर एक के बीच बीच में। एप्पल के बाद जो है आपका आ जाएगा, क्योंकि आपने ये पूरा एक एंटिटी की तरह ट्रीट होगा, कोमा लग गया ना बीच में। इज इट क्लियर? आई थिंक आपको ज्वाइन समझ में आया है। अब देखो, जो जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल ले लीजिए, एक यहाँ पे मान लीजिए एस्ट्रिस है आपके पास, डॉट ज्वाइन, और यहाँ पर क्या लिखा है कि आपके पास ये लिस्ट है, मान लीजिए ये 1 आ गया, कोमा यहाँ पे एप्पल आ गया। अब बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए ध्यान से, ये एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट है तो प्रॉब्लम नहीं है, ज्वाइन इस पे लग जाते हैं, लेकिन क्या ये सारे एलिमेंट स्ट्रिंग है? एप्पल तो स्ट्रिंग है, लेकिन ये 1 ये तो एक इंटीजर है बेटा, ये स्ट्रिंग नहीं है, तो क्या यहाँ पर ज्वाइन लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो क्या आंसर आएगा? तो आपका एरर है जो आएगा। अब एरर में भी आपको याद रखना है कि कौन सा एरर आता है। देखिए, कॉमन सेंस लगाने की कोशिश कीजिए। मैंने कब बताया है जब एरर आएगा? जब यहाँ पे डेटा टाइप गलत होगा। लिस्ट, देखिए ये डेटा आपका डेटा टाइप ये वाला लिस्ट है, लेकिन डेटा टाइप के अंदर जो आपके आइटम्स का जो टाइप है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। यानी ये मेथड जो है ये सिर्फ स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए एप्लीकेबल होगा, जो अंदर के एलिमेंट्स हैं। तो यानी कि अगर ये 1 इंटीजर यहाँ पर आया है, यानी डेटा टाइप का जो रूल है इसने वायलेट किया है, तो यानी कि यहाँ पर जो आपका एरर भी आएगा वो भी कौन सा आएगा? टाइप एरर आएगा। बिल्कुल सही। तो आपको यहाँ पर टाइप एरर है जो देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? इसके बाद अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज फाइंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग लिख रहे होते हैं। तो फाइंड फंक्शन का काम क्या होता है? ठीक है, फाइंड फंक्शन का काम होता है इंडेक्स को रिटर्न करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सा एग्जाम्पल है जो हम लेंगे, दैट इज एस ले लीजिए, पाइथन इज फन। ठीक है, अब मैंने फंक्शन क्या लगाया? मैंने फंक्शन लगाया एस डॉट फाइंड इज, यानी कि हम यहां पर इज का इंडेक्स जो है फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी इज जो है हमारा 7 से स्टार्ट होता है, तो हमें सिर्फ 7 आंसर करना है। हालांकि जो पूरा इज है वो 7 और 8 पर आ रहा है, लेकिन आपको सिर्फ पहला इंडेक्स जो है आंसर करना है, यानी कि इसका आंसर जो है 7 आएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पर बता दें कि हमें जो है कहाँ से कहाँ तक ढूंढना है। आपको क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपने सब लगा के यहाँ पे इज लगा दिया, और आप क्या कहना चाहते हो कि एस डॉट फाइंड सब, और आपको कहाँ से कहाँ के बीच में मिलेगा? 5 से लेके मान लीजिए 10 के बीच में मिलेगा, तो आप ये भी लिख सकते हो। तो तब भी आपका आंसर क्या आ रहा है? 7 ही आएगा भाई। 0 1 2 3 4 5 से लेके 8 तक के बीच में आंसर है, यानी 7 ही जो है आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आपको जो ये सब ढूंढना है ये 9 से लेके 12 तक मान लीजिए ढूंढना है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 यहां से होता है, 10 11 12 तक तो आपको जाना नहीं, एक कम तक जाना पड़ता है, यानी इसके बीच में जो है आपको ढूंढना है। क्या इसमें कहीं पे इज आ रहा है? आपको नहीं आ रहा है इज, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आपका आंसर आता है -1। वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड फंक्शन एरर नहीं देता, फाइंड फंक्शन आपको -1 आंसर करता है अगर वो चीज़ फाइंड नहीं होती है। ठीक है, ये -1 इंडेक्सिंग नहीं है, क्योंकि फाइंड फंक्शन इंडेक्सिंग जब रिटर्न करता है तो हमेशा पॉजिटिव इंडेक्सिंग को रिटर्न करता है, कभी भी माइनस के इंडेक्सिंग को रिटर्न नहीं करता। तो ये जो -1 है इट इज़ नॉट इंडेक्सिंग,
इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर फाइंड फंक्शन में आप जो डिमांड कर रहे हो कि आपको ये पर्टिकुलर चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है, अगर वो फाइंड नहीं होता है तो पाइथन कहता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी -1 रख दो, तो आपको -1 जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। इज़ इट क्लियर? अब आपके पास कुछ ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको ट्रू या फॉल्स में आंसर कर रहे होते हैं। जैसे एस डॉट इज स्पेस, आपको देखना है क्या इस स्ट्रिंग के बीच में कहीं पे स्पेस आता है, तो डेफिनेटली पाइथन इज और फन के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, तो इसका आंसर जो है ट्रू आ जाएगा। फिर इज एल नम, देखो इज एल नम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इज एल नम का मतलब है कि आपके पास स्ट्रिंग में अल्फ़ाबेटिक भी होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी वैल्यू भी होनी चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ अल्फ़ाबेटिक है तो आपका ट्रू आ जाता है, या सिर्फ न्यूमेरिक भी आ जाए तो भी ट्रू आ जाएगा। नहीं, दोनों वैल्यू का होना ज़रूरी है, तब जाकर आपका आंसर ट्रू आता है। अब इसमें आपको अल्फ़ाबेटिक्स तो दिखाई दे रहे हैं, क्या यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू है? नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स जो है आएगा आपके पास। अब देखिए इज अल्फ़ा, क्या इसमें अल्फ़ाबेटिक है? सारे के सारे बिल्कुल है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। इज डिजिट, क्या इसके अंदर डिजिट है? नहीं, तो इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। इज लोअर, अब देखो यहाँ पे या तो आप एक सब पार्ट को डिस्कस करो, जैसे अगर मैं बात करूँ पाइथन में, क्या यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है क्या वो लोअर है? तो आप कहोगे पाइथन का कैपिटल पी तो जो है आपका कैपिटल है, बाकी लोअर है, क्या इसका ट्रू आ जाएगा? नहीं भाई, इज लोअर में आपको सारे चेक करने हैं, अगर सारे लोअर हैं तब आपका आंसर ट्रू आएगा। मतलब इसके लिए भी अगर सिर्फ पाइथन के लिए देखूँ तब भी फॉल्स आएगा, फन के लिए देखूँ तब भी फॉल्स आएगा। इज के लिए आपका ट्रू आ जाएगा क्योंकि इज का आई भी स्मॉल है, एस भी स्मॉल है, राइट। अच्छा, अब अपर में देखो, अपर में वही है हाल है, यहाँ पे आपको अपर में पूरा जो है चेक करना पड़ता है, अगर सारे कैपिटल हैं तभी आपका आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। आपके पास एक भी लेटर ऐसा हो जाए ना जो स्मॉल हो, बाकी सारे कैपिटल हैं, तब भी आपका आंसर स्मॉल ही आता है ना। इस टाइटल, मतलब टाइटल यानी आपका हर एक वर्ड का जो पहला पहला अक्षर है क्या वो कैपिटल है? नहीं, इसका देखो पहला अक्षर आपका कैपिटल नहीं है, तो इसका आंसर भी फॉल्स आ जाएगा। दो और फंक्शन आपके पास हैं, एस डॉट लोअर और एस डॉट अपर। एस डॉट लोअर का मतलब सारे ही लेटर्स को आप ये जो है आपका स्मॉल कर देगा, और अपर का मतलब सारे लेटर्स को अपर केस में ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लीजिए, यहाँ पे लोअर करना है कि आपका हर एक लेटर जो है, यानी कि ये भी आपका जो है स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो स्मॉल ही रहेंगे और जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो जाएंगे। अपर में क्या होता है, सारे ही कैपिटल आएंगे, तो पाइथन इज फन, तो पूरा ही जो है ये कैपिटल हो गया। दो और फंक्शन आपके पास होते हैं जैसे स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, एस डॉट स्टार्ट्स विद, एस डॉट एंड्स विद। ये क्या करते हैं, आंसर ट्रू या फॉल्स में ही करेगा। अब इसका काम क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा जो आपकी स्ट्रिंग है क्या वो पी वाई से स्टार्ट हो रही है? बिल्कुल हो रही है, तो इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। आप इसमें जरूरी नहीं आपको दो ही लेटर लिखने, आप बहुत सारे भी लिख सकते हो। क्या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग इससे स्टार्ट हो रही है? हाँ या नहीं? बिल्कुल सही बात है, तो आपका ट्रू आ जाएगा। क्या ये आपकी आई से खत्म हो रही है? नहीं, ये आपकी फॉल्स आ जाएगा क्योंकि ये तो एन से आपकी खत्म हो रही है ना। अगर आप यहाँ पे लिखो क्या ये यू एन से खत्म हो रही है? बिल्कुल हो रही है, तो इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। ठीक है, अब एक और इसमें इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज स्वैप केस। एस डॉट स्वैप केस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्वैप केस का मतलब क्या होता है, जो अपर कैरेक्टर है उसको लोअर में कर दो, जो लोअर है उसे अपर में कर दो। यानी कि जैसे आपने इसको अप्लाई किया तो आपका आंसर क्या आएगा, जो कैपिटल है वो स्मॉल में आ गया और जो स्मॉल है वो कैपिटल में आ गए। इज इट क्लियर? तो बस सिंपल आपको इसमें रिवर्स है जो करना है। अब एक होता है रिप्लेस, ऐसे डॉट रिप्लेस। अब रिप्लेस को लिखने का सिंटेक्स होता है ओल्ड कोमा न्यू, मतलब जो पुराना है उसे आपको हटा के क्या रिप्लेस करना है। मान लीजिए मुझे इसमें ही देखना है, चलिए मुझे कुछ रिप्लेस करना है, तो एस डॉट रिप्लेस। मान लीजिए मुझे इस वाले इस को हटाना है और मुझे कैपिटल इज जो है लिखना है, मतलब जिसमें आई आपका कैपिटल हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पाइथन इज फन। तो रिप्लेस का काम ये होता है, ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है।
अब आपके पास दो इंपॉर्टेंट फंक्शन और है, दैट इज एक है आपके पास स्प्लिट फंक्शन, एक है आपके पास पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, अब इनका यूज क्या होता है, इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए सबसे पहला डिफरेंस तो ये है, अब इनका एग्जाम्पल से हम समझाएंगे बट धीरे धीरे समझते चलो डिफरेंसेस क्या क्या है। देखो जब भी आप स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट फंक्शन लगाओगे तो आपको आउटपुट जो है लिस्ट की फॉर्म में मिलेगा, सबसे पहली बात। तो यहाँ पर आपको आउटपुट लिस्ट की फॉर्म में है जो मिलेगा। लेकिन जब भी आप पार्टीशन लगाओगे तो आपको हमेशा आंसर जो है ट्यूपल की फॉर्म में है जो मिलेगा। यानी कि आप जब स्प्लिट लगाओगे तो उसके बाद भी आप उसमें चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि लिस्ट क्या है, लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। समझ गए? अच्छा, अगर आप पार्टीशन लगाते हो तो आपको ट्यूपल मिलती है। ट्यूपल क्या है? ट्यूपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, यानी कि आप उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा डिफरेंस, ये दोनों के दोनों ही सिर्फ डिफरेंस क्या, सिमिलैरिटी आई तो कि दोनों के दोनों सिर्फ आपके स्ट्रिंग पर है जो अप्लाई होते हैं। अब देखिए जो आपका स्प्लिट होता है वो कैसे काम करता है इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ठीक है, अब स्प्लिट का मेन काम होता है कि जो भी आप इस ब्रैकेट में लिखोगे ना उस स्ट्रिंग में से वो उसको हटा देगा और बस लिस्ट में बंद करके रख देगा उस सारे एलिमेंट को। अब जैसा आप देख पा रहे हो कि इस स्प्लिट के अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब स्पेस है। डिफ़ॉल्ट तो क्या होता है, स्पेस। कुछ भी नहीं लिखा तो स्पेस है कि नहीं। तो ये क्या करेगा, ये इस स्ट्रिंग के पास जाएगा और जितने भी स्पेसेस हैं उन सबको हटा देगा। यानी लिस्ट के अंदर पाइथन इज फन, इस तरीके से लिस्ट जो है कैद हो जाएगी। सारे स्पेसेस हट गए, ये वाला भी, और लिस्ट के अंदर जो है ये बंद हो गई। इज इट क्लियर? अब पार्टीशन की एक पहचान होती है कि पार्टीशन जब भी आंसर करेगा 3 ही पार्ट में करेगा, मतलब जो इसका आंसर ट्यूपल में आएगा ना उस ट्यूपल में सिर्फ 3 ही आपके पास जो है एलिमेंट होंगे। तो एस डॉट पार्टीशन इज मतलब वो क्या होता है कि इसके पहले वाला एक हिस्सा बन जाएगा, इज एक हिस्सा बन जाएगा और इसके बाद वाला एक हिस्सा बन जाएगा। तो हमेशा 3 में आंसर आता है। तो इसका आंसर ट्यूपल की फॉर्म में मैंने बताया था आंसर आता है, तो मैंने ट्यूपल का ये बना दिया पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे आ जाएगा पाइथन इज, तो इस तरीके से 3 में आंसर आएगा। अब यहाँ तो 3 वर्ड थे इसलिए 3 में आ गया, आपको लग रहा होगा, लेकिन एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले एक बात समझो, जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, आपने पार्टीशन लगाया किसी के भी ऊपर, उसके बाद उसकी लेंथ निकलवाई, तो उसकी लेंथ कैसी आएगी, हमेशा उसकी लेंथ हमेशा 3 ही आएगी, है कि नहीं भाई? देखो ना, पार्टीशन जो फंक्शन है वो हमेशा 3 हिस्सों में तोड़ता है चीज़ों को, स्ट्रिंग को। तो इसका मतलब हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, लेंथ का 3 ही आएगा। लेंथ तो हमेशा कितनी होगी, 3 ही होगी। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं पार्टीशन का, आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैंने ये स्ट्रिंग लिखी रैंडम, माई नेम इज़ सीरियसली फ़नी, ठीक है, और मैंने इस पर पार्टीशन लगा दिया, ओके फाइंड आउट किया, मतलब जहाँ पे ओके होगा ना उससे पहला एक हिस्सा बन जाएगा, उसके बाद एक हिस्सा बन जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ तो ओके है ही नहीं कहीं लिखा हुआ, तो क्या करें? तो रूल तो यही है भाई, पार्टीशन हमेशा 3 हिस्सों में ही आंसर करेगा। तो क्या करें फिर हम? तो इसका आंसर ये आता है कि इस पूरे स्ट्रिंग को आप एक हिस्सा मान लो, मतलब माई नेम इज सीरियसली फनी, ये पूरा एक हिस्सा बन जाएगा। बाकी आपको 3 पूरे करने हैं तो एक स्पेस रखो और एक और स्पेस रखो, खत्म। तो उस केस में आपको ऐसा करना है, 3 में तो आएगा ही आएगा, आपको स्पेस भले ही रखने पड़ जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके स्ट्रिंग दी है टू बी और नॉट टू बी, आपको काउंट है जो कराना है बी का। तो ये काउंट फंक्शन है, मतलब बी कितनी बार आया, देखो 1 बार 2 बार, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग भी दे सकता है कि आपको सिर्फ इतने से इतने के बीच में बताना है, तो आपको वो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहीं के ये अगर मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ कि आपको क्या करना है, आपको बी का काउंट बताना है 7 से लेके -1 के इंडेक्सिंग में, तो आपका सिर्फ क्या आंसर आएगा, आपका सिर्फ बी आ जाएगा। चलो -1 हटा दो, मतलब 7, यानी 7 के बाद जितना भी होगा, तो आप एक ही बी है जो आता है, यानी कि आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है।
अब आपके पास 3 फंक्शन हैं जो कि एक जैसे ही दिखते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रिप, फिर एक है एल स्ट्रिप, एक होता है आर स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है दोनों साइड से हटाना, एल स्ट्रिप का मतलब होता है लेफ्ट साइड से हटा देना, और आर स्ट्रिप का मतलब होता है राइट साइड से हटा देना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा है ए एप्पल, ए, ये मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी, आपने क्या किया एस डॉट स्ट्रिप ए कर दिया, तो ये क्या काम करेगा, ये राइट साइड से और लेफ्ट साइड से ए को हटा देगा, ठीक है। तो एक ए ये वाला हटेगा, एक ए ये वाला हटेगा, आपके पास सिर्फ आंसर जो है एप्पल आ जाएगा। अगर मैं यही के लिए अप्लाई करूं एस डॉट एल स्ट्रिप, तो इसका मतलब है लेफ्ट वाला एप्पल ए हट जाएगा, ए मैंने यही किया, तो आपके पास एप्पल ए है जो आंसर आएगा। और अगर मैंने कहा एस डॉट आर स्ट्रिप आपको यूज करना है और ए आपको हटाना है, तो आपके पास ए एप्पल है जो आएगा, ठीक है। एक और होता है स्ट्रिंग में फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। कोई भी फंक्शन एस ले लो, जैसे मैंने कहा पाइथन, ये है, आपको क्या करना है एस डॉट इंडेक्स निकालना है, मान लीजिए किसका निकालना है, मान लीजिए कैपिटल एन का निकालना है। कैपिटल एन है इसमें, नहीं है भाई, ये स्मॉल एन है, 0 1 2 3 4 5, ये जो इसका 5 आंसर आता ये तब आता जब स्मॉल एन होता है यहाँ पे, ये तो कैपिटल एन है, एल है, एन है, तो आपके पास आंसर आएगा वैल्यू एरर, मतलब वैल्यू ही गलत लिखी भाई आपने तो, ठीक है, तो वैल्यू एरर आपके पास आता है। अब अगला हमारे पास डेटा टाइप है, दैट इज लिस्ट। लिस्ट को क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं, तो आप एल इक्वल टू ऐसे कर दो तब भी लिस्ट क्रिएट हो जाती है, या फिर आप लिस्ट फंक्शन का यूज भी कर सकते हो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये तरीके होते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के, या आप यूजर से भी करवा सकते हो, जैसे आपने कहा लिस्ट, आपने कोई आइडेंटिफायर लिया और आपने कहा है कि इवेल इनपुट और एंटर लिस्ट ऐसे करके, तो इसमें क्या होता है इवेल फंक्शन यूज होता है लिस्ट को एंटर करवाने के लिए, तो ऐसे भी आप लिस्ट को बना सकते हो। फटाफट से देखते हैं लिस्ट के फंक्शंस। देखो बहुत सारे फंक्शन और स्ट्रिंग जैसे ही होंगे तो आपको एकदम से समझ में आएगा, अच्छा जैसे स्ट्रिंग पे अप्लाई होते थे ऐसे इस पे भी अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले आपके पास है दैट इज इंडेक्स फंक्शन। तो इंडेक्स फंक्शन में क्या होगा, आप सिंपल इंडेक्स लगाओगे, जैसे मैंने कहा आपके पास एल डॉट इंडेक्स है, आपको किसी का भी इंडेक्स डालना है, जो आइटम यहाँ पे आप रखो आपको उसका इंडेक्स मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास एक फंक्शन होता है दैट इज अपेंड और एक्सटेंड का, ठीक है, अपेंड और एक्सटेंड का। अपेंड का मतलब होता है आप लिस्ट के, जो आपका लिस्ट है, मान लीजिए आपके पास लिस्ट है 1 2 3 4 5, आपको इसके अंदर 6 रखना है और इसके पीछे, तो आप अपेंड का यूज करोगे क्योंकि आपको सिर्फ एक एलिमेंट रखना है। मान लीजिए मुझे L1 है और इसके अंदर L2, इसके पीछे L2 और लगाना है, L2 में आपका 6 7 8 9 और 10 है, तो आप एक्सटेंड का यूज करते हो। मतलब किसी लिस्ट में कोई एक और लिस्ट आपको पीछे चिपकानी है तो आप एक्सटेंड का यूज करोगे, आपको सिर्फ एक एलिमेंट चिपकाना है तो आप अपेंड का यूज करोगे। और अगर अपेंड और एक्सटेंड में आप वैल्यू एरर कर देते हो कुछ, ठीक है, मतलब आप मान लीजिए आपने कोई टाइप ही गलत रख दिया तो आपको टाइप एरर जो है मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होते हैं एरर्स, आपको याद रखने हैं। तो अपेंड और एक्सटेंड में जो पॉसिबल एरर आ सकता है उसका नाम होता है टाइप एरर। कब आएगा ये भाई, आप लिस्ट के अंदर ट्यूपल को अगर एक्सटेंड या अपेंड करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली एरर आएगा। आप लिस्ट के अंदर लिस्ट को ही अपेंड कर सकते हो ना, लिस्ट को ही एक्सटेंड कर सकते हो, आप लिस्ट के अंदर ट्यूपल नहीं कर सकते, स्ट्रिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने गलत टाइप लिया, गलत डेटा टाइप लिया, तो आपको टाइप एरर है जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है इंसर्ट का। अब इसका सिंटैक्स होता है लिस्ट, कोई भी लिस्ट आपके पास आइडेंटिफाई लीजिए, डॉट इंसर्ट, जिस इंडेक्स पे आपको पुट करना है, कोमा, जो आइटम आपको पुट करना है। एग्जाम्पल समझिए, मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है, मान लीजिए 1 2 3 4 6, अब मुझे 4 के बाद ना 5 चाहिए मान लीजिए,
तो 5 कौन से नंबर पे आएगा? 0 1 2 3 4 पे आएगा। तो हम क्या करें? एल डॉट इंसर्ट का यूज करेंगे। मुझे इंडेक्स रखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 पे आएगा, यानी कि मैंने 4 लिखा, कोमा मुझे कौन सा एलिमेंट पुट करना है? मुझे 5 पुट करना है। तो इसका मतलब यह है कि आपको 4th इंडेक्स पे 5 एलिमेंट पुट करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए, अगर आपको लिस्ट में से कोई एलिमेंट हटाना है तो आप पॉप का यूज करते हो, जैसे आप इंसर्ट का यूज करते थे ऐड करने के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर इंडेक्स पर। तो आपको मान लीजिए कोई एलिमेंट उड़ाना है तो आप उसका बस इंडेक्स लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिस्ट है L1, मान लीजिए 1 2 3 0 है इसमें लिखा हुआ, और मुझे 0 हटाना है, तो आप लिखोगे L1 डॉट पॉप। तो आप इसका इंडेक्स लिखोगे, ये वैल्यू नहीं लिखोगे। तो 0 1 2 3, तो आप 3 लिखो, तो आपके पास आंसर जो है 1 2 3 है जो मिल जाएगा। तो ये 0 हट जाएगा। ठीक है, सेम काम के लिए आप डेल फंक्शन का भी यूज करते हो। ठीक है, एक डेल भी होता है इसमें आपको, जैसे डेल आपके पास मान लीजिए L1 है 0, मतलब मुझे 3 नंबर पे वो 0 था ना, मैंने L1 लिखो, 1 2 3 0, तो 0 1 2 3 पे है, तो डेल L1 ऑफ 3, मतलब 3 इंडेक्स पर जो इसमें से है वो हट जाएगा, यानी कि अभी भी आपको आंसर 1 2 3 है जो मिलेगा। ठीक है, एक और होता है हटाने के लिए, डेट इज रिमूव फंक्शन। इसमें आपको वैल्यू रखनी पड़ती है, आपको इंडेक्स नहीं रखना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास L1 है 0 1 2 3 4 6, मतलब मुझे 6 हटाना है, तो मैंने कहा L1 डॉट रिमूव, और मैंने यहाँ पे 6 रख दिया। यानी इसमें आपको इंडेक्स नहीं रखना है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है। तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको 0 1 2 3 4 है जो मिल जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए मैंने एक ऐसी वैल्यू रख दी जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। मान लीजिए मैंने 5 को यहाँ से हटाने की कोशिश करी, तो 5 तो इसमें है ही नहीं, तो आपको एरर देखने को मिलेगा, जो कि कौन सा? वैल्यू एरर आपको देखने को मिलेगा। एक और हमारे पास फंक्शन होता है, दैट इज क्लियर फंक्शन। क्लियर का काम होता है बिल्कुल साफ कर देना। तो अगर आपने किसी लिस्ट के ऊपर ये फंक्शन लगा दिया ना, तो वो लिस्ट आपको खाली मिलेगी। ठीक है, आपके पास मान लीजिए कोई L1 नाम की लिस्ट थी जिसके अंदर कुछ एलिमेंट थे, और आपने क्या किया? L1 डॉट क्लियर कर दिया, और आपको आंसर क्या मिलेगा? सिंपल एक खाली लिस्ट है मिल जाएगी। इसके बाद एक और फंक्शन आपके पास होता है काउंट का। काउंट तो सभी जानते हैं भाई, काउंट में आपको क्या करना पड़ता है? गिनती करनी पड़ती है। तो मान लीजिए जैसे मेरे पास यहाँ पे लिखा है 1 3 3 4, तो मुझे काउंट क्या करना है? 3 का काउंट करना है L1 में। तो L1 डॉट काउंट 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। अब देखो, एक और फंक्शन होता है दैट इज L डॉट रिवर्स, मतलब लिस्ट डॉट रिवर्स। इसमें क्या होता है? आपने जो भी लिस्ट रखी होगी उसके एलिमेंट उल्टे हो जाएंगे। L1 डॉट रिवर्स जैसे ही मैंने लगाया तो 3 आपका शुरू में आ गया, ठीक है, 2 आपका जो है दूसरे नंबर पे आ गया, और 1 जो है आपका तीसरे नंबर पे आ गया। तो बिल्कुल ही पलट गया, वो रिवर्स हो गया। अब 2 लास्ट फंक्शन आपके पास लिस्ट के हैं। एक है आपके पास सॉर्ट फंक्शन, एक होता है आपके पास सॉर्टेड फंक्शन। अब सॉर्ट और सॉर्टेड में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, काम तो यही है दोनों का कि सॉर्ट करना, यानी कि आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख देना। लेकिन अब सॉर्ट और सॉर्टेड में क्या डिफरेंस होता है कि सॉर्ट जो है आपके, जो भी आपने उसे लिस्ट प्रोवाइड करी है, बस उसी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कन्वर्ट करके देगा, उसी को मॉडिफाई कर देगा। लेकिन सॉर्टेड क्या करेगा? एक नई लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है। सॉर्ट तो कर देगा, लेकिन आपको एक नई लिस्ट है जो प्रोवाइड करेगा। वो पुरानी वाली लिस्ट नहीं वो वापस करेगा, चेंज लाके एक नई लिस्ट जो है आपको दे देगा। समझ में आए डिफरेंस? अच्छा, मान लीजिए मेरे पास कोई L1 है 2 7 9, ये 3 इसमें सारे एलिमेंट लिखे हैं। जैसे आप सॉर्ट लगाओगे तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपको, मतलब स्पेसिफाई नहीं किया असेंडिंग होगा कि डिसेंडिंग होगा। अगर इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सिंपल है, आपको इसे असेंडिंग में ही करना है। मतलब सबसे बड़ा, तो ये सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से। मतलब इसका आंसर कैसे आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2 3 7 9। अगर मैं लिख दूं L1 डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब होता है कि हम इस लिस्ट को, तो इसमें क्या होगा? हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में है जो कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है, तो मैंने कहा L1 डॉट सॉर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर की बात हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9 7 3 2। सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, उसके बाद छोटे होते चले जाएंगे। अब सॉर्टेड लगाने के लिए आपको एक नई लिस्ट जो है उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको L1 को सॉर्टेड करना है, L2 के अंदर मैंने मान लीजिए करवा दिया, तो इसमें कैसे यूज किया जाए, सॉर्टेड, और आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है जो भी लिस्ट आपको सॉर्टेड करवानी थी, तो आपको एक नई लिस्ट प्रोवाइड करानी पड़ती है। इसका सिंटेक्स अलग है, देखो L1 डॉट सॉर्ट आप लिखते हो, इसमें ऐसे नहीं है, आपको कोई नई लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसको इक्वल करना पड़ता है सॉर्टेड, और ब्रैकेट में लिखना पड़ता है जिस लिस्ट को आप सॉर्ट करना चाहते हो। तो इसका आंसर आपको ये ऐसे ही देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे डिसेंडिंग में करना है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉर्टेड लिखो, L1 लिखो, ब्रैकेट यहाँ से कोमा लगा के लिखो, रिवर्स इक्वल टू ट्रू, आपको आंसर ये मिल जाएगा। तो बस डिफरेंस इतना ही था कि एक नई लिस्ट जो है आपको रिटर्न करता है, तो नई लिस्ट को कंटेन भी तो कोई करेगा, तो मैंने L2 को इसके इक्वेट करके सॉर्टेड यूज़ कर लिया, तो आपकी जो भी नई लिस्ट आएगी वो S2 के अंदर जो है स्टोर हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्यूपल को। तो ट्यूपल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि ट्यूपल को आप कैसे पहचानते हो। देखिए, ट्यूपल को क्रिएट करना, सबसे पहले तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो, T इक्वल टू, तो आपका ट्यूपल क्रिएट हो जाता है, या फिर आप ट्यूपल फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो ट्यूपल को क्रिएट करने के लिए। अब देखिए, जैसे मैंने कहा T इक्वल टू 1, क्या ये ट्यूपल है, नहीं, तो अगर आपको किसी सिंगल एलिमेंट की ट्यूपल बनानी होती है तो आपको उसके आगे कोमा लगाना पड़ता है, नहीं तो वो एक इंटीजर ही माना जाएगा, यानी कि T इक्वल टू 1 ये आपका इंटीजर है, लेकिन ये ट्यूपल है क्योंकि इसके बाहर ये कोमा लगा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास T इक्वल टू 1 2 3 4 है, तो ये भी एक ट्यूपल ही है। और अगर आप इसको ट्यूपल बनाने की कोशिश करोगे, मान लीजिए आपने कहा ट्यूपल, हमें तो भाई ट्यूपल बनानी ही है इसको 1 को, तो यहाँ पे आपको टाइप एरर जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अलग टाइप का है, ये आपका इंटीजर टाइप का है, आप इसे ट्यूपल बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे टाइप एरर आपको देखने को मिलता है। बाकी सारे फंक्शन ट्यूपल में वही है, आपको मैक्सिमम निकालना है। मान लीजिए आपके पास कोई ट्यूपल है जिसमें आपको 2 3 6 है, तो आप अगर T डॉट मैक्सिमम लगाओगे तो आपके, जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 6, तो इस तरीके से आप जो है मैक्सिमम लगाते हो, सॉरी डॉट मैक्सिमम नहीं यूज़ होता है इसमें, आप सिंपल मैक्सिमम यूज़ करते हो, मैक्सिमम T, तो आपको 6 जो है मिल जाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है भाई, डॉट नहीं आएगा इसमें, आपको सिंपल मैक्स फंक्शन यूज़ करना है, उसके अंदर T लिख देना है। इसका मतलब होगा कि इस ट्यूपल के अंदर जो भी सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको आंसर आ जाएगा, यानी कि 6। इसी तरीके से आप मिनिमम यूज़ करते हो, इंडेक्स यूज़ करते हो, काउंट यूज़ करते हो, ट्यूपल फंक्शन मैंने आपको बताया है। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज़ डिक्शनरी। अब देखिए, जैसे ट्यूपल होता है, लिस्ट होता है और स्ट्रिंग होता है, ये तीनों क्या थे, ये तीनों सीक्वेंसेस थे, ऑर्डर्ड पेयर थे, ऑर्डर मतलब ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस थे। लेकिन डिक्शनरी क्या होती है, अनऑर्डर्ड सीक्वेंस होती है, उसमें की वैल्यू पेयर की फॉर्म में होता है। ठीक है, म्यूटेबल होती है। देखिए, मान लीजिए मैंने कहा आपके पास ये कोई डिक्शनरी है जिसके अंदर आपके पास, डिक्शनरी को ऐसे कर्ली ब्रैकेट से लिखा जाता है, मान लीजिए 1 के अंदर एप्पल है, ठीक है, 2 के अंदर कुछ आपके पास बनाना है मान लीजिए, तो आपने क्या किया है, आपने इस डिक्शनरी के ऊपर लिस्ट फंक्शन अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लिस्ट फंक्शन और D के ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया, तो आपको एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर सारी की सारी कीज है जो लिखी हुई आएंगी, सिर्फ कीज आती है। अब देखिए, डिलीट अगर मुझे कुछ करना है डिक्शनरी में से, तो आपके पास 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है डेल, एक होता है पोप, दोनों में डिफरेंस समझेंगे। तो मैंने कहा डेल और मैंने डी लिखा और यहाँ पे मैंने की लिख दी, तो मान लीजिए मुझे की लिखनी है। अब मैं जैसे मैंने यहाँ पे की लिखी ना, तो ये पूरा ही की वैल्यू पेयर आपका डिलीट हो जाएगा, मतलब सिर्फ आपके पास 2 बनाना, सिर्फ ये आइटम पेयर आपके पास बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन पोप कहने को तो डिलीट का काम करता था लिस्ट में, लेकिन इसमें डिलीट का काम नहीं करेगा। जैसे ही आपने इसमें पोप फंक्शन यूज किया, कैसे यूज होता है भाई, आप डिक्शनरी का नाम लिखिए, मतलब D डॉट पोप, आप यहाँ पे की का नाम लिखिए, मान लीजिए 1, तो ये रिटर्न क्या करेगा, उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा, यानी कि एप्पल।
जी हाँ, ये डिलीट नहीं करेगा इस बार, डिक्शनरी में इसका काम ही बदल जाता है। पोप यहाँ पे आपको वैल्यू रिटर्न करेगा जो भी की आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक ऐसी की रख दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती डिक्शनरी में, तो आपके पास कौन सा एरर आएगा बताओ? तो आपके पास की एरर आ जाएगा। भाई आपने की ही वो नहीं रखी, की आपने अलग रखी, गलत रख दी, तो आपके पास की एरर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है की एरर जो आपके पास देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपके पास होता है क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन में जाएगा डी डॉट क्लियर, तो आपके पास पूरी लिस्ट, पूरी जो सॉरी बोलते हैं ना डिक्शनरी, गायब हो जाएगी, आपके पास एम्प्टी डिक्शनरी मिलेगी। मान लीजिए डिक्शनरी जो आपने यहाँ पे रखी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो आपको नेम एरर मिलेगा, मतलब आपने यहाँ पे नेम ही गलत लिखा है, ठीक। जैसे मैंने पोप बताया आपको, इसी तरीके से पोपी आइटम भी होता है एक, ठीक है। डी डॉट पोप आइटम, इसका काम क्या होता है? अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं रखोगे, और वैसे भी कुछ रखी नहीं जाती यहाँ पे वैल्यू, पोपी आइटम ऑटोमेटिकली लास्ट वाले की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल डी डॉट पोपी आइटम लिखा ना, तो आपको आंसर मिलेगा 1 एप्पल। पोपी आइटम का काम होता है लास्ट वाला एलिमेंट हटा दो, ठीक है। जैसे लिस्ट में होता था, अगर आप यहाँ पे पोप फंक्शन के आगे मान लीजिए आपके पास लिस्ट है एल और डॉट पोप लिखते थे, तो आपको लास्ट वाला एलिमेंट जो है डिलीट हो जाता था लिस्ट से। ऐसे यहाँ पे पोपी आइटम करता है। भाई पोप ने तो यहाँ पे रूप ही बदल लिया अपना, पोप तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है वैल्यू को, लेकिन पोप के अलावा यहाँ पे पोपी आइटम जो है आ गया। पोपी आइटम जो है रिटर्न करेगा आपको जो आप चाहते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये गलती हो गई, ये मुझे समझाना था कि पोपी आइटम आपको जो आंसर करेगा वो ट्यूपल की फॉर्म में करेगा, ना कि डिक्शनरी की फॉर्म में, ठीक है। तो आप पोपी आइटम लगा तो लोगे, लेकिन आपको एक ट्यूपल मिल जाएगी। लेकिन जब आप पोप लगाते थे ना लिस्ट पे, तो आपको लिस्ट ही मिलती थी, तो ये एक डिसएडवांटेज हो गई इसकी, ठीक है। तो आप डिक्शनरी के ऊपर जब भी पोपी आइटम लगाओगे तो आपको आंसर डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, आपको आंसर ट्यूपल में मिल जाएगा। अब आपके पास 4 फंक्शन लिखे हैं, गेट फंक्शन, कीज फंक्शन, वैल्यूज फंक्शन, आइटम्स फंक्शन। गेट का काम होता है आपके पास क्या करना, वैल्यू को रिटर्न करना, ठीक है। आपने यहाँ पे की लिखी, आपको वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए डी डॉट गेट, आपने 1 लिखा, तो आपको 1 की वैल्यू क्या थी पुराने वाली डिक्शनरी में, एप्पल थी, तो आपको एप्पल मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, आपको स्ट्रिंग में आंसर जो है मिलता है। इसमें कीज का काम होता है सारी कीज को रिटर्न करना। तो हमारे पास जो डिक्शनरी थी उसमें 1 और 2 ये थी कीज, तो आपके पास 1 और 2 आंसर आ जाएगा। वैल्यूज का काम होता है वैल्यूज को रिटर्न करना, तो वैल्यूज क्या थी, एप्पल बनाना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आंसर लिस्ट में करती है, यानी कि आंसर जो आपको कीज का मिलेगा ना, कीज लगाने से, तो आपको मिलेगा लिस्ट में 1,2 ऐसे, और वैल्यू का मिलेगा एप्पल बनाना। इस तरीके से लिस्ट में जो है मिल जाएगा। आइटम्स का मतलब होता है सारे की वैल्यू पेयर को रिटर्न करना, लेकिन ट्यूपल की फॉर्म में। ये आपको आंसर करता है ट्यूपल की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे आपको सारे की वैल्यू पेयर मिल जाएंगे। जैसे 1 एप्पल था, 2 एस्ट्रिस बनाना, 2 कॉलन बनाना था, तो आपके पास ये जो है आपके पास पूरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान से देखिए, ये ट्यूपल की फॉर्म में आंसर आएगा। अब देखिए, गेट फंक्शन जो होता है वो भी एरर रेज कर सकता है अगर आपने एक ऐसी की लिख दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, गेट। तो इसमें आपको नेम एरर जो है देखने को मिलेगा। गेट का काम क्या था, आपने यहाँ पे की लिखते थे, आपको वैल्यू मिलती थी। हो सकता है आपने की ही ऐसी लिख दी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो यहाँ पे आपको नेम एरर जो है देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर मुझे 2 डिक्शनरी को जोड़ना है आपस में, मान लीजिए मेरे पास कोई D1 नाम की डिक्शनरी है जिसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए D2 नाम की डिक्शनरी जिसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट है, और मुझे इन दोनों डिक्शनरी को जो है जोड़ना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, D1 डॉट अपडेट D2 करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस जो है हम करेंगे इसमें। जैसे आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है गिवन है,
ठीक है, ओके, दिस इज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग जो है दे रखी है, दैट इज पाइथन इज फन, ठीक है। और फिर क्या किया, इस वाली एल नाम की लिस्ट में इसने इसको स्प्लिट जो है कर दिया है, ठीक है। फिर क्या किया, एक और नई लिस्ट तो एक स्ट्रिंग जो है ली, और इसके अंदर इसने क्या करने की कोशिश की, जॉइन फंक्शन लगाने की कोशिश की, जो मैंने बताया था। अब जॉइन कैसे लगाना है, आपको जॉइन ऐसे लगाना है कि आपको जो आपका सबसे जो आप जैसे आपकी लिस्ट है ये वाली यहाँ पर आई, इसका जो सबसे पहला इंडेक्स है उसको अपर में आपको कन्वर्ट करना है। अब इसका सबसे पहला इंडेक्स कैसे आएगा, देखो ये स्प्लिट है, स्प्लिट क्या करता है, लिस्ट में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये जो है ये आपके एक लिस्ट में जो है कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, और पाइथन एक पूरा एक एलिमेंट होगा, इज एक पूरा एक एलिमेंट होगा, फन एक अलग एलिमेंट होगा। यानी कि अगर एल का 0 है, इसका मतलब ये पूरे पाइथन की बात कर रहा है, यानी कि पूरा पाइथन आपका कैपिटलाइज, मतलब पूरा पाइथन आपका अपर केस में आ जाएगा। यानी कि इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। आपने इतना पार्ट जो है सॉल्व कर लिया। अब इस पर चलिए, आपको क्या करना है, फिर इसका सिर्फ पहले वाला पार्ट एज इट इज़ रखना है। अब देखो जॉइन भी है, यानी कि बीच में डैश भी आएगा, तो ठीक है, डैश आ रहा है। अब आपको एज इट इज़ रखना है आपका ये वाला पार्ट, इज़ वाला पार्ट, यानी कि ए वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसने इसको जो है कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, और डी भी नहीं हो सकता क्योंकि इसने क्या किया, इसका जो सबसे पहला वर्ड है लेटर है दैट इज़ आई, उसको कैपिटल कर दिया। आपको इसको एज इट इज़ रखना है क्योंकि देखो इसने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। जो आपका एल का फर्स्ट वाला इंडेक्स है यानी कि इज़, तो वो एज इट इज़ आपको रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है जो आएगा, ठीक है। इस हिसाब से आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि कौन सा फंक्शन ऐसा होता है जो कि लिस्ट के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करता है। तो मैंने बताया आपको सोर्ट फंक्शन ऐसा होता है जो कि लिस्ट के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो क्या करोगे, तो सोर्ट के ब्रैकेट में रिवर्स इक्वल टू ट्रू है जो आप लिखोगे, ठीक है। इससे आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए 8 वाला क्वेश्चन सुनेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स विल रिटर्न इधर ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू फॉल्स में आंसर कौन करता है, ठीक है। अब देखिए ये तो क्या आपका कैलकुलेशन करेगा, प्लस इक्वल टू, ये क्या है, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे हम, क्वेश्चन नंबर 9। आपको क्या करना है, इसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट के अंदर आपको एरर है जो देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप पहले स्टेटमेंट देखो तो आपको सिंपल एक डिक्शनरी दे रखी है, यानी स्टेटमेंट 1 में तो कोई एरर नहीं है। इवन देखो आप ऑप्शन में तो आपको स्टेटमेंट 1 है भी नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो बेहतर होता है आप ऑप्शन चेक कर लिया करें, फिर आप जो है देखिए, इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 थी नहीं इसमें, आप पता लग रहा है आप ऑप्शन नंबर 1 में ही दिमाग लगा रहे हो, राइट। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन नंबर आपको 2 देखूँ, जो प्रिंट 2 है, प्रिंट स्टेटमेंट 2 यानी कि स्टेटमेंट 2 है, उसमें क्या है कि प्रिंट आपको किया है इसने, दैट इज STUD95, यानी ये बेसिकली की को लेने की कोशिश कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है, क्या हम वैल्यू की मदद से की को उठा सकते हैं, नहीं, हम की की मदद से वैल्यू को उठा सकते हैं। यानी कि अगर आप मिट्ठू लिखते हैं, आप ये जो मिट्ठू है, तो आपको 95 आंसर मिलता। आप 95 लिख के मिट्ठू नहीं ले सकते, राइट। यानी आप वैल्यू की मदद से कीज़ नहीं ला सकते, आप कीज़ की मदद से वैल्यू ला सकते हो। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 तो इसका है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3। यहाँ पे क्या है कि आपको मुरुगन इक्वल टू 99, मतलब आप बेसिकली अपडेट करने की कोशिश कर रहे हो, मुरुगन की आप वैल्यू 99 करने की कोशिश कर रहे हो। तो डेफिनेट सी बात है, डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप, तो आप चेंज कर सकते हो, यानी कि 3 स्टेटमेंट तो सही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फोर्थ वाली। अब आपको क्या करना है, STUD.pop, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आप STUDT में पॉप लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन देखो जो आपकी लिस्ट है उसमें जो आपकी स्ट्रिंग है, अब देखिए इसमें क्या है कि ये पॉप लिखा हुआ है। अब जब भी आप डिक्शनरी में पॉप लगाते हो तो हमेशा आपको की रखनी पड़ती है,
लिस्ट में ऐसा होता था कि आप क्या करते थे कि बिना किसी उसके आप अगर पॉप अप्लाई करो तो लास्ट वाला एलिमेंट जो है ख़त्म हो जाता था, एंड हो जाता था। लेकिन डिक्शनरी में ऐसा नहीं होता है। डिक्शनरी में आपको की लिखनी पड़ती है, तब आपको उसकी वैल्यू मिलती है ना, मैंने बताया था। तो इसमें जो आपका ये फोर्थ वाली है इसमें भी गड़बड़ है, और आपके फर्स्ट वाले में, सॉरी 2 वाले में गड़बड़ थी, यानी ऑप्शन नंबर डी है जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये नहीं समझना कि STUD यहाँ पे स्मॉल एस है, यहाँ पे कैपिटल एस है, ये आपका थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इसमें, ये सही है वैसे तो। ठीक है, तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 में जो है आपको एरर देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि कौन सा फंक्शन ऐसा होता है जो कि लिस्ट के सारे एलिमेंट का सम निकाल दे। तो आपके पास सम फंक्शन होता है जो कि सारे एलिमेंट्स का सम जो है निकाल देता है। ठीक है, ओके, ये आपको लास्ट चैप्टर जो आपका 14 है उससे होगा, तो अभी तो इसका नहीं कर सकते आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्टीशन के बेसिस पर ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, आपके पास स्ट्रिंग है एस नाम की, और उसको आपको उस पार्टीशन में जो है डिवाइड करना है। तो मैंने बताया था पार्टीशन क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो वो वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जिसमें आपके पास 4 पार्ट्स जो है बने, जैसे ऑप्शन नंबर बी है, इसमें अमृत महोत्सव और @ और 75, ये 4 पार्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, और देखो 4 पार्ट किस में है, या 2 पार्ट, देखो ऑप्शन नंबर सी में आपके 2 पार्ट हैं, अमृत और महोत्सव @ 75, तो 3 ही पार्ट होंगे, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से बचते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। इसके बाद जो आप दिमाग लगाओ, आपको पार्टीशन कहाँ पे करना है, आपको पार्टीशन करना है स्पेस पर। तो जो भी सबसे पहला स्पेस आ जाए ना, उसी पे आप पार्टीशन लगाओगे, यानी कि अमृत एक अलग पार्ट बन जाएगा, फिर स्पेस एक अलग पार्ट बन जाएगा, महोत्सव के बाद बाकी का सारा एक अलग पार्ट बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो इसमें अमृत एक अलग पार्ट है, फिर जिसे पार्टीशन करना होता है वो एक अलग पार्ट बनता है, और उसके बाद का सारा पार्ट एक बन जाता है। अब देखिए, हालांकि इसमें स्पेसिंग 3 बार आई थी, महोत्सव के बाद भी एक स्पेसिंग है, और फिर @ के बाद भी एक स्पेसिंग है, तो टोटल 3 स्पेसिंग आई है, लेकिन हमें सिर्फ सबसे पहली स्पेसिंग का ही ध्यान रखना है। तो पार्टीशन जब होगा तो सबसे पहली स्पेसिंग के बेसिस पर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 21। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसको, ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर ए है ये रिटर्न है बेसिकली, इसलिए ऑप्शन स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको आउटपुट जो है बताना है। ठीक है, अब आउटपुट आपको स्लाइसिंग के जरिए जो है बताना है। देखो स्लाइसिंग हो रही है, ::-2, कैसे आंसर आएगा इसका बताओ। देखिए सिंपल स्ट्रिंग है, ::-2, देखो जो ::-1 होता है ना, उसका क्या आंसर आता है, उसका आंसर आता था, आप पूरी रिवर्स कर देते थे स्ट्रिंग, है ना, पलट देते थे। मान लीजिए आपको है सर, SIR सर, तो आपको अगर ::-1 लगाओगे इस स्ट्रिंग के ऊपर, तो आपको RIS उल्टी हो जाएगी स्ट्रिंग। अब यहाँ पर क्या है कि आप -1 की जगह -2 यूज़ कर रहे हो, यानी कि आप पीछे से दो गैप में जाओगे, मतलब एक छोड़ के जाओगे, यानी कि आप क्या लिखोगे, @ फिर आप @ को छोड़ दोगे, फिर आपके पास 2 आएगा, फिर आप 0 लिखोगे, फिर आप स्पेस लिखोगे, फिर आप O लिखोगे, फिर आप ऐसे करके आप लिखोगे। समझ में आई बात। तो बेसिकली आपको रिवर्स ही करना है, पीछे से जाना है, लेकिन एक एक छोड़ के जो है लिखना है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट में लिख करके बताओ मुझे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर बी जो है लिखा हुआ है, जिसमें आपको आउटपुट बताना है कोड का। ठीक है, आपको एक डिक्शनरी दे रखी है इन्होंने, जिसमें नेम अमन के बराबर है, एज 26 के बराबर है, और आप क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, एज को 27 के इक्वल करने की कोशिश कर रहे हो, और एड्रेस = दिल्ली, यानी कि आप एक और एलिमेंट, एक और आइटम की जोड़ी जो है इसमें रखने की कोशिश कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, फिर इसमें आइटम्स फंक्शन लगा रहे हो। मैंने बताया था आइटम्स क्या करते हैं, ट्यूपल की फॉर्म में आंसर करेगा। तो देखो नेम तो इसमें अमन था पहले से, अब एज आपने 27 कर दिया, यानी कि इसकी जगह आप 27 कर दोगे, और इसके अलावा आप एक और की वैल्यू पेयर इसमें ऐड कर रहे हो, दैट इज़ एड्रेस दैट इज़ दिल्ली। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। देखो ट्यूपल की फॉर्म में आपको आंसर करना है, मैंने आपको बताया था।
जो आपका आइटम्स फंक्शन होता है डिक्शनरी में वो आपको आंसर ट्यूपल की फॉर्म में कर रहा होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है दो डिक्शनरी को जोड़ने के काम आती है। तो आपको हमेशा याद है अपडेट फंक्शन, मैंने बताया था आपको लास्ट इसी लेक्चर में, बिल्कुल लास्ट टॉपिक था। अपडेट फंक्शन के माध्यम से आप दो डिक्शनरी को जोड़ते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा है दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। आपको आउटपुट जो है बताना है इसमें। ठीक है, अच्छा, आपको एक स्ट्रिंग दे रखी है ईयर 2022 एट ऑल द बेस्ट, है ना। आपको क्या करना है, फिर स्प्लिट करना है 2 को। अब स्प्लिट के अंदर स्पेस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब जहाँ पर भी 2 आएगा ना बस उसको हटाते चले जाओ, राइट। तो सबसे पहले तो यही काट दो, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें 2 लिखा हुआ है भाई, उसने बोला है स्प्लिट करो 2। मैंने बताया था स्प्लिट का मतलब होता है बेसिकली हटा दो उसे, है ना। उसके अलावा जो है उसको लिखो। तो आपको 22, ये 2 वाले तो हटा ही देने हैं बेसिकली। ठीक है, अच्छा, अब करना क्या है देखिए, ध्यान से सुनेंगे। स्प्लिट करने के बाद आपको बी प्रिंट करना है ना। तो बी के अंदर करना क्या है, आपको ए का तो एज इट इज रखना है, यानी ईयर तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन में ईयर 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 है। फिर आपको क्या करना है, डॉट भी प्रिंट करना है, यानी कि देखो ऑप्शन नंबर बी में डॉट नहीं है, ईयर के बाद डॉट आना चाहिए। देखो यहाँ लिखा है ना डॉट आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और डी में तो है, ए और डी में तो है, बी में नहीं है, तो बी को एलिमिनेट कर दो। फिर आपको क्या करना है, ए का 1 लगाना है। देखो 2 तो गायब हो गए, अब सिर्फ 0 बचता है। तो ऑप्शन नंबर ए में भी है और आपका डी में भी है, दोनों सही चलते जा रहे हैं अभी तक तो। फिर दोबारा से डॉट आपको प्रिंट करना है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी है, डी में भी है, ये भी ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन जो आपका A3 है ना, आपको 3 एज इट इज रखना है, आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना। देखो ऑल द बेस्ट, तो आपको ऑल द बेस्ट एज इट इज रखना है। यहाँ पे इसने क्या किया, ऑल द बेस्ट का जो ए है, ऑल का ए है, उसने स्मॉल कर दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया इस हिसाब से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है जो सही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको अगेन जो है एरर फाइंड करना है, कौन से स्टेटमेंट में एरर आएगा। जैसे आपको सबसे पहले लिखा है वेलकम टू क्लास 12, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, सिंपल आपको स्ट्रिंग है। और फिर आपको इसने प्रिंट करने को कहा, ठीक है, यहाँ भी सही है। फिर आपको इसने अगेन एक स्ट्रिंग दे दी दैट इज थैंक यू, तो ठीक है, आप डायनामिक टाइपिंग है तो आप लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, क्योंकि स्टेटमेंट 3 तो बिल्कुल सही है ना भैया, आप चेंज कर सकते हो। बताया ना मैं, डायनामिक टाइपिंग होती है पाइथन के अंदर में। ठीक है, फिर आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो, देखो फोर्थ स्टेटमेंट में देखो क्या है, आप क्या कर रहे हो कि 0 वाले इंडेक्स पे @ रखना चाहते हो, आप चेंज करना चाहते हो स्ट्रिंग के अंदर। क्या स्ट्रिंग एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है? नहीं, तो इसके अंदर ये चेंजेस पॉसिबल नहीं हो सकते। ठीक है भाई, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग तो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। तो ये चेंजेस, ये वाला जो चेंज है ऑप्शन नंबर 4 का, जो स्टेटमेंट फोर्थ का, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही जाएगा। हालांकि ऑप्शन नंबर डी भी में कहता है कि ऑप्शन नंबर 4 भी है, 5 भी है, तो 5 वाला देख लो, तो इसमें कहता है आपको प्लस करना है। तो डेफिनेटली आप प्लस कर सकते हो स्ट्रिंग्स को, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन, रेप्लिकेशन, ये सारे प्रोसेस आपने पढ़े हैं। कॉन्कैटिनेशन में आप प्लस किया करते थे। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 5 में कोई भी, स्टेटमेंट 5 में कोई भी एरर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका सही जाएगा इसमें, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 4 में आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया। ओके, तो आपको एक बहुत बड़ा सा एक आउटपुट का सवाल दे रखा है, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपको क्या है कि आपको टेक्स्ट 1 में एक स्ट्रिंग जो है दे रखी है, दिस इज द टेक्स्ट 1 की स्ट्रिंग, और टेक्स्ट 2 में आपको एक खाली स्ट्रिंग पड़ी हुई है, i 0 के बराबर है, और कहा जाता है कि जब तक आपका i छोटा है लेंथ ऑफ txt1 तक। अब लेंथ कितनी है txt1 की, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है लेंथ, है ना। तो डेफिनेटली i तो 0 है, तो 0 तो छोटा ही होता है 6 से। तो ये लूप जो चलेगा ना, ये वाला लूप, ये तब तक चलेगा जब तक i छोटा होगा लेंथ से। किसकी लेंथ से? टेक्स्ट 1 की लेंथ से। तो टेक्स्ट 1 की लेंथ तो 6 है, तो डेफिनेटली i तो चलेगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले लिखा है अगर आपके टेक्स्ट 1 का जो एलिमेंट है वो 0 से बड़ा है या 9 से छोटा है, तो आपको करना क्या है, उसमें VL +1 कर देना है।
तो आप देखो तो 2 और 3 है, लेकिन वो बाद में आ रहा है, तो आप पहले वाले को देखो ना, आई एन डी, इनका क्या इलाज होगा। तो चलो एलिफ पे चलो, एलिफ पे ये कंडीशन तो अभी फुलफिल नहीं होगी क्योंकि 2 3 अभी दूर है ना, हम पहले शुरू के एलिमेंट में देखेंगे। एलिफ में है आपको अल्फ़ाबेट, यस यस ये है अल्फ़ाबेट का। इसमें कहता है कि अगर आपका आई बड़ा है ए से और आपका अगर आई छोटा है जेड से, तो आपको ये चलाना है। बिल्कुल चलेगा भाई, आई एंड डी जो है आपके जेड और ए के बीच में ही तो आता है, तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आपको करना क्या है, txt2 के अंदर इसको चेंजेस ला के इसको स्टोर करना है। अच्छा, करना क्या है कि आपको text1 का जो ये एलिमेंट है ना जिस पे आप चेकिंग कर रहे हो, जैसे आई है, उसको आप रिप्लेस कर दो उससे अगले वाले इंडेक्स से। जैसे यहाँ लिखा है text1 में आप i+1 कर रहे हो, मतलब आप text2 के अंदर वो एलिमेंट स्टोर करोगे text1 का जो कि i+1 होगा। फॉर एग्जाम्पल आप i लेके गए ना, तो आपको i नहीं रखना बल्कि i+1 रखना है। i+1 का मतलब क्या है भाई, i कौन से इंडेक्स पे है, यहाँ पे i आपका 0 इंडेक्स पे है, 0+1 इज़ 1, यानी कि आपको i की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो अगर मैं आउटपुट की बात करूँ इधर, तो आपका सबसे पहले आउटपुट आएगा n। इज़ इट क्लियर? तो आपको सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, n रखना पड़ेगा। अच्छा, आई थिंक समझ में आया, दोबारा रिपीट करते हैं इसको। आपको करना क्या है, स्ट्रिंग के पास जाना है, एक एक एलिमेंट को देखना है। आई है सबसे पहले, तो आपको क्या करना है, आई आपका 0 इंडेक्स पर है, देखो ध्यान से, 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 ऐसे जाएगा। तो आई जो है 0 पर है, तो आपको आई को रिप्लेस करना है विद द एलिमेंट जो इंडेक्सिंग में +1 से आ जाए। मतलब 0 में +1 करोगे तो 1 आएगा, और 1 इंडेक्स पे n है, तो आपका जो यहाँ पे आउटपुट आएगा वो n आएगा। इसी तरीके से n की जगह आप d लिखोगे क्योंकि वो भी अल्फ़ाबेट के अंदर आता है, और d की जगह आप हाइफिन लिख दोगे क्योंकि हाइफिन d के आगे हाइफिन है। आप एक एक अक्षर जो है आगे लिखोगे ना उसमें, ठीक है। अब हाइफिन, आपने अभी तक जो लूप चलाया वो d तक चलाया, अब आप हाइफिन पे आ गए। हाइफिन कहाँ आएगा, एल्स की कंडीशन में आएगा, क्योंकि ना तो वो डिजिट है ना वो अल्फ़ाबेटिक है। ये वाला जो लूप है, ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली अल्फ़ाबेटिक्स के लिए थी, ये वाली आपकी डिजिट्स के सॉरी ये वाली थी डिजिट्स के लिए, थी अल्फ़ाबेटिक्स के लिए, आपकी एल्स कंडीशन है। अब इसमें क्या है, यहीं पे भी आपके जो है बाकी चीज़ें हैं, एल्स की कंडीशंस हैं, तो उसमें आप उसको रिप्लेस कर दोगे विद द एस्ट्रिस। तो हाइफिन के आगे ही ये जो आउटपुट है, इसमें आपको हाइफिन के आगे ही लिखना है एस्ट्रिस। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं तो मैंने आगे लिख दिया, आपको सिंपल एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है। अब आप आ गए डिजिट्स के पास। डिजिट्स में क्या है, 2 3। अब यानी कि आप ये वाली कंडीशन जो है फुलफिल करने की कोशिश करोगे। करना क्या है इसमें, आपको वेल +1, मतलब आपको एक एक डिजिट को इंक्रीज जो है कर देना है, यानी कि 2 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 4 आ जाएगा। फिर बस इसको स्टोर करके रख देना है स्ट्रिंग बना के, तो आपके पास ये आउटपुट जो है टोटल बनेगा, ठीक है। चलिए इसको हम ना जो है पूरा प्रॉपर लिख देते हैं इसको आउटपुट को। तो पूरा जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा दिखेगा, n d हाइफिन, पूरा एक हाइफिन है, और फिर आएगा एस्ट्रिस, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 4। तो ये जो है आपके पास आउटपुट देखने को मिलता है। आई थिंक समझ में आया आपको। तो एक बार फिर से आप खुद से ही आप इसको सोल्व करने की कोशिश करना, तो समझ में आएगा। एक बार खुद से करना पड़ेगा आपको, तब समझ में आते हैं आउटपुट के सवाल। ऐसे ही ड्राई रन करना इनको, ठीक है। एक बार और सुन लो, आपके पास IND2-2 था, आप एक एक एलिमेंट के पास जाओगे। आपके पास देखो इसमें 3 चीज़ें हैं, आपके पास अल्फ़ाबेटिक्स भी है, आपके पास अदर कैरेक्टर भी है जैसे हाइफिन है, आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू भी है 2 3। तो 3 ही कंडीशन आपके पास है इसमें। देखो ये वाली डिजिट्स के लिए है, न्यूमेरिक के लिए 2 3 चलेगा इसमें, ये है अल्फ़ाबेटिक्स के लिए यानी IND चलेगा इसमें, ये एल्स है अदर कैरेक्टर्स यानी कि हाइफिन के लिए जो है चलेगा ये, ठीक है। तो आप सबसे पहले किसके पास गए, अल्फ़ाबेटिक्स के पास गए। अल्फ़ाबेटिक्स में IND, अल्फ़ाबेटिक्स में कहता है कि आपको +1 करके इंडेक्सिंग रखनी है, यानी कि आपका जो text1 है उसको आपको, जो text1 है आपका, इसमें करना क्या है, आपको text2 के अंदर स्टोर करना है ना, text2 के अंदर स्टोर करना है। अब क्या स्टोर करना है, text1 का ही i+1 एलिमेंट, यानी कि आप सबसे पहले यहाँ पर गए, दैट इज 0 को आपको 0 इंडेक्सिंग का जो एलिमेंट है उसको आपको 0+1 वाले इंडेक्स से रिप्लेस करना है, यानी कि 1 वाले इंडेक्स पे।
अब 1 पे क्या है, n है, यानी कि आपने n रख दिया। फिर ऐसे ही आप n के पास गए तो n है 1 नंबर पे, 1 इंडेक्स पे, तो उसे 1 + 1 यानी कि 2 इंडेक्स से रिप्लेस करना है, यानी कि आपने d लिख दिया। फिर आप d के पास गए, यानी कि आपका 2 इंडेक्स 2 + 1 से रिप्लेस करना है, यानी कि 3 वाला इंडेक्स, यानी कि हाइफिन, यानी कि मैंने यहाँ पे हाइफिन लिख दिया। ठीक है, फिर आपका हाइफिन आया, हाइफिन आपका एक्स्ट्रा कैरेक्टर यानी एल्स वाले लूप में जो है चलेगा, तो इसको आपको एस्ट्रिस से जो है रिप्लेस करना है, इसलिए मैंने एस्ट्रिस लिख दिया यहाँ पर। फिर आपके पास डिजिट आई, डिजिट में साफ लिखा है आपको एक ऐड करना है सिंपल, तो 2 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 4 आ जाएगा। इस तरीके से आपका जो है लूप चल जाएगा, ये आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपके पास क्वेश्चन है, अगेन एक आउटपुट का सवाल है। देखिए कैसे आप करोगे इसको। आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक लिस्ट है, ये स्ट्रिंग हो गई, ये लिस्ट हो गई। ठीक है, आपके पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है, आपने लूप चलाया स्ट्रिंग की लेंथ तक, यानी कि 4 तक चलेगा, है ना, 4 तक। अब कहता है कि अगर i%2 अगर 0 के बराबर होता है तो आप क्या कर रहे होते हो, आप पॉप कर रहे होते हो, यानी कि हर एक एलिमेंट को, लिस्ट का हर एक एलिमेंट जो है आप पॉप करोगे और उसे देखो आप ये जो फॉर्मेट है ना, ये वाला, ये क्या है, डी यानी डिक्शनरी में आप की वैल्यू पेयर लगाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो एम्प्टी डिक्शनरी थी उसको आप भरने की कोशिश कर रहे हो। कैसे कि ये जो है आपकी की है और इसकी ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। समझ में आई बात? तो दोबारा से देखो आप, i%2 अगर 0 है तो आप यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगाओगे, और अगर नहीं है तो आप ये वाली कंडीशन लगा के उसे फुलफिल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो i+1 का मतलब क्या है, आप किसके साथ ये वाली कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो, आप i%2 मतलब भाई 0 1 2 और 3, ये 4 चीज़ें हैं जो आपके पास आएंगी। ठीक है, अब i%2 = 0 का मतलब होता है ऐसा कौन सा इंडेक्स है इसमें से जिसके आप अगर डिवाइड करो 2 से तो आपको 0 आंसर मिले। तो एक तो 0 ही होता है, एक आपका 2 होता है। ठीक है, यानी कि 0 और 2 आपका है जो इस कैरेक्टर, इस वाली जो कंडीशन में है, जो अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या करना है, अब अगर i%2 0 के इक्वल है तो आपको ये लूप चलाना है। ठीक है, तो अच्छा 0 1 और फिर 2 था ना आपका, और फिर आपका 3 भी था इसमें। ठीक है, अब आप देखते चलो क्या होगा इसमें। अब क्या करना है, आपको डिक्शनरी को फिल करना स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप डिक्शनरी को फिल करना जो है स्टार्ट करो। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं डिक्शनरी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास ये चीज़ें लिखी हैं 1 0 1 2 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब देखिए आप डिक्शनरी को फुलफिल कैसे करोगे, फिल जो है कैसे करोगे। आपको क्या करना है, लिस्ट का लास्ट वाला एलिमेंट पॉप करें, क्योंकि आपने मैंने बताया था लिस्ट में अगर आप पॉप लगा रहे हो तो इसका मतलब आप लास्ट एलिमेंट को जो है निकालोगे, यानी कि यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे लिखी हुई चीज़ होती है की, यानी कि आप 4 लिखोगे और यहाँ पे आएगा कोलन। ठीक है, यहाँ पे आएगा कोलन, देखो मैंने कोलन बना दिया। और आपको इसे इक्वेट करना है विद द स्ट्रिंग का वही वाला एलिमेंट, स्ट्रिंग का वो वाला एलिमेंट जिस पे आपका आंसर 0 आया था 2 से डिवाइड करने पर, यानी कि 0, यानी कि आपका कौन सा एलिमेंट L है आएगा जो, तो L आ गया। तो पहला एलिमेंट मैंने फिल कर दिया डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, अब देखो और क्या लग सकता है इसमें, और बताओ जल्दी से। अब 2 अप्लाई हो सकता है इसमें, बिल्कुल हो सकता है। तो 2 जो है आपका डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो इस पे वही एलिमेंट लगेगा पॉप, यानी कि अगला एलिमेंट क्या है 33 है डिक्शनरी का, सॉरी लिस्ट का। दोबारा से पॉप करोगे ना, अब 4 तो आपने निकाल लिया, अब अगला एलिमेंट 33 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाली की इस वाली की वैल्यू हो जाएगी s का वो वाला एलिमेंट जिस पे आपका आंसर 0 आया था डिवाइड करने पे 2 से, यानी कि 2 वाला इंडेक्स, यानी कि s है जो आ जाएगा। तो 4:L, 33:S, ये आपके 2 एलिमेंट आ गए। ठीक है, अब बचे 1 और 3। अब देखिए इस पे ये वाली कंडीशन जो है अप्लाई हो जाएगी। करना क्या है आपको, यहाँ पर L.pop, यानी कि अब बाकी का एक एलिमेंट पॉप करना पड़ेगा, यानी कि अब देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं बचा, कहाँ पे लिखें, चलो थोड़ा सा यहीं पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं इसको। देखो 21 जो है आपके पास आएगा ना, 21
ठीक है भाई, आप 4 भी निकाल चुके, 33 भी निकाल चुके ना, इसमें से आप 21 जो है बचेगा। 21 अब आप पोक कर रहे हो इसमें एल्स की कंडीशन में। अब इसकी वैल्यू जो है कैसे मिलेगी, i+3 करके, मतलब 1 आपके पास है एलिमेंट, तो i तो 1 है, इसमें बस 3 ऐड कर दो, यानी कि आपके पास कितना आएगा, 4 है जो आ जाएगा, कोमा। फिर आपको एक लास्ट पॉप करना है, दैट इज 10। तो आपको 10 की जो वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी है, i+3, यानी कि 3 में आप 3 ऐड करोगे तो 6 आपके पास आ जाएगा। ये आपकी डिक्शनरी हो गई समाप्त। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं। भाई आपको क्या करना था, आपको आई की कंडीशन चेक करनी थी, i%2 0 है कि नहीं। तो i%2 0 पे होता है और 2 पे होता है, तो आपने यहाँ पे उस हिसाब से कंडीशन लगाई, आप पॉप करते चले गए लिस्ट से और आप वैल्यू को रखते चले गए। ध्यान रहे यहाँ पर आपने लिखा था s ऑफ i, मतलब आप स्ट्रिंग का उस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो रखोगे, लेकिन यहाँ पे i+3 है, बस इंडेक्स में आपको जोड़नी है वैल्यू। इसलिए मैंने जैसे 1 आई थी तो मैंने यहाँ पे 1+3 कर दिया तो 4 आ गया, 3 आई थी तो 3+3 कर दिया तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो आपके पास ये डिक्शनरी आ गई। क्या आउटपुट आ गया, नहीं आया अभी, देखो फिर लिखा है ये वाला जो लूप चलेगा यहाँ पे, यहाँ लिखा है फॉर k, v इन d.items, मतलब आप इस पूरी डिक्शनरी में आइटम्स फंक्शन लगा रहे हो, मतलब आपको जो आंसर मिलेगा वो आंसर मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ट्यूपल्स। पूरी डिक्शनरी मिल जाएगी लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ट्यूपल मिलेगी, लेकिन साथ में क्या लिखा है, सैप एस्ट्रिस, मतलब हर एक एलिमेंट के बीच में आपको एस्ट्रिस लगाना है, मतलब जहाँ पे कोमा है ना वहाँ पे एस्ट्रिस लगाना पड़ेगा, जहाँ पे कोमा है वहाँ पे एस्ट्रिस लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात। चलो अब दोबारा से जो है हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे साफ साफ। देखिए सबसे पहला एलिमेंट आपके पास आया था, अब ट्यूपल की फॉर्म में आएगा तो 4 एस्ट्रिस आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आई थी, s ऑफ i आई थी, मतलब l आई थी, एस्ट्रिस, क्योंकि आपको सेपरेट करना है। एक मिनट मैंने कोमा लगा दिया दोबारा से, सॉरी आई मिस्टेक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 33 आपका पॉप हुआ था, उसके बाद 33 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, s आई थी, ठीक है, क्योंकि वो 2 इंडेक्स पर था। ठीक है, फिर आप एस्ट्रिस लगाओगे, एक ही लाइन में आएगा, ये मैं अगली लाइन में लिख रहे हैं यहाँ पे हम। अब क्या होगा, 21 आएगा इंडेक्स, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी आपके पास i+3, मतलब 1+3 यानी कि 4 आई थी एस्ट्रिस। फिर आपके पास आया था 10, और 10 एस्ट्रिस 10 कोलन आया था आपके पास 6। तो ये आपका आंसर जो है आ गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको आउटपुट वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और आप उनको अगर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में और ज़्यादा अच्छे से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपको कहा है कि इसमें से कौन सी अच्छा एक मिनट, पीछे एक क्वेश्चन रह गया ना, हाँ ये वाला क्वेश्चन रह गया। राइट द पाइथन स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टास्क यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस मेथड ओनली। आपको क्या करना है, 200 पुट करना है थर्ड पोजीशन पे लिस्ट की। तो मैंने बताया था इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करता है, जैसे L1 है तो आप L1 डॉट इंसर्ट जो है लिखोगे, और फिर इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सबसे पहले इंडेक्स लिखोगे। आपको थर्ड इंडेक्स थर्ड पोजीशन पे चाहिए। थर्ड पोजीशन का मतलब होता है 0, 1 और 2, तो 2 आएगा। आपको क्या पुट करना है, 200, तो आपने 200 लिख दिया एंड दैट्स इट, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए इसमें, टू चेक वेदर अ स्ट्रिंग नेम्ड मैसेज एंड्स विद फुल स्टॉप और नोट। भाई मैंने कौन सा मेथड बताया था उसमें, एंड्स विद बताया था, नहीं बताया था, दो मैंने मेथड बताए थे आपको, एक बताया था एंड्स विद, एक बताया था आपको स्टार्ट्स विद, है ना। ट्रू फॉल्स में आंसर जो है कर रहा होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से एंड होती है तो एंड्स विद आएगा, तो आपको ट्रू आंसर आ जाएगा, है ना, इस हिसाब से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कहता है आपको कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है विल डिलीट की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो की वैल्यू पेयर को जो है डिलीट करेगा इसमें से कौन सा ऑप्शन, इस वाली की के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपके पास बिल्कुल सही है, क्योंकि डेल के साथ डॉट यूज़ होता है। डिलीट मैंने ऑप्शन कोई पढ़ाया नहीं आपको, डेल के साथ डॉट यूज़ किया है, तो ऑप्शन नंबर बी ही है जो आपका सही हो सकता है। एलिमिनेशन से भी आप इसको कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आपको कंसिडर करना है स्टेटमेंट को जो नीचे दे रखी है, आपको क्या करना है,
ऑप्शन जो है बताना है। ये स्लाइसिंग का सवाल है, तो आप इसको मुझे कमेंट में लिख करके बिल्कुल बताइए। स्लाइसिंग के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे करा दिए, तो आई होप आप इनको कर पा रहे हो। तो इस वीडियो में इतना ही। होप यू हैव सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।